बाय एग्रीगेट सप्लाई। हम लोगों ने एडी और एएस अप्रोच कर रहे हैं और एडी एएस अप्रोच हमारे को किसको लीड करता है? साइमल्टेनियस इक्वालिटी। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? साइमल्टेनियस इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इज दैट क्लियर? और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे? वी विल डिटरमाइन, राइट, व्हाट, यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। ये कल मैंने आपको बता दिया था और मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जब एडी इज इक्वल टू एएस और आपको एडी के कंपोनेंट्स पता है कौन से होते हैं? सी प्लस आई विच इज इक्वल टू व्हाट? सी प्लस एस स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सी कॉमन है, दोनों कट जाएगा, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इक्वल टू सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। तो यहाँ पर डियर बच्चों हम लोग कितना कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग साइमल्टेनियस इक्वालिटी देख रहे हैं किसके बीच में? टू वेरिएबल्स के बीच में। एडी किसके बराबर है? एएस के बराबर। और इन्वेस्टमेंट भी किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। और ये दोनों के जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे वो एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जो इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड होगी वो एक ही लेवल के बीच में इक्विलिब्रियम वुड बी डिटरमाइंड इन एन इकोनॉमी। क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको क्या पता चला कि जब एडी एएस के बराबर है तब इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इक्वल टू सेविंग्स एंड ऑटोमेटिकली ऑन ओ एक्स एक्सिस आप लोग क्या डिटरमाइन करते हो? ऑन ओ एक्स एक्सिस वी डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ y, q और n। कल मैंने आपको बताया था किस तरह से इक्विलिब्रियम होता है y, q और n के बीच में। आज अगेन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करना है तो ज्यादा ओके, अगर आपने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को यूज करना है तो ज्यादा आउटपुट आएगा। कम एम्प्लॉयमेंट मतलब लेबर यूज करोगे तो कम आउटपुट प्रोड्यूस होगा। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट किसके बराबर और आइडेंटिकल हो गया? आइडेंटिकल के लिए हम ये तीन लाइंस यूज करते हैं। एम्प्लॉयमेंट किसके आइडेंटिकल हो गया बच्चे? आउटपुट के। ये हमारा फर्स्ट आउटकम था। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर आपके पास ज्यादा इनकम है तो आप ज्यादा आउटपुट को जनरेट करोगे, कम इनकम है तो आप लोग कम आउटपुट को जनरेट करोगे। इज दैट क्लियर? देयरफॉर इनकम भी किसके आइडेंटिकल हो गया? हमारे आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब अच्छा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एम्प्लॉयमेंट किसके इक्विवेलेंट था? आउटपुट के। इनकम किसके इक्विवेलेंट है? आउटपुट के। अब इन दोनों के बीच में इक्वालिटी आ गई जो क्या बताता है? इनकम इज आइडेंटिकल टू आउटपुट विच इज आइडेंटिकल टू एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। और इस आइडेंटिटी को आप लोग एक ट्रिपल आइडेंटिटी बोलते हो। क्या बोलते हो? ट्रिपल आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर? बच्चे कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इसको हम लोग फाइनल आउटकम इसका क्या आता है? ये सारी सिचुएशंस का एक फाइनल आउटकम आता है। एंड व्हाट इज योर फाइनल आउटकम इन एन इकोनॉमी? फाइनल आउटकम इन एन इकोनॉमी अगर आप चेक करोगे तो आपके नोट्स में दे रखा ऑन पेज नंबर 1। इज दैट क्लियर? तो फाइनल आउटकम हमारे को ये स्टेट करता है कि हमारा जितना एग्रीगेट डिमांड है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई है। मतलब यहाँ पर इंटेंडेड प्रोडक्शन और डिजायर्ड प्रोडक्शन, जिसको हम लोग प्लान्ड प्रोडक्शन भी बोलते हैं, इज इक्वल टू प्लान्ड परचेज। डिजायर्ड परचेज or you can say planned purchase, planned purchase in an economy, जो हमने सामान खरीदा है। इसके बाद हमारे पास एक सेकेंड आउटकम निकल कर आता है और वो सेकेंड आउटकम क्या बताता है? यहाँ पर नो शॉर्टेजेस, नो ओवर प्रोडक्शन। आपको पता है ना शॉर्टेज कब होती है? शॉर्टेज किसी भी चीज की तब होगी जब सप्लाई क्या है? लेस है और डिमांड क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पर ना तो शॉर्टेजेस है इकोनॉमी में और ना ही ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन कब होगी? जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड क्या है? कम है इकोनॉमी के अंदर। इज दैट क्लियर? एक और तीसरा पॉइंट आता है, व्हाट इज दैट? एक्चुअल स्टॉक विद द प्रोड्यूसर। Actual stock with the producers
is equal to desired stock with the producer. Desired stock with the producer. कुछ समझ आया आप लोगों को कि जो एक्चुअल स्टॉक्स है प्रोड्यूसर्स के पास, उतने ही प्रोड्यूसर्स के पास डिजायर्ड स्टॉक्स भी हैं. इज दैट क्लियर? तो डिजायर्ड स्टॉक्स किसके बराबर हो गए? एक्चुअल स्टॉक के बराबर. इसी के कारण से हम कहते हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं है इकोनॉमी के अंदर. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द ट्रिपल आइडेंटिटी. हमारे को क्लियर हो गया, हमारे को फाइनल आउटकम क्लियर हो गया. अब हम ADAS अप्रोच शुरू करते हैं. There are some other names to ADAS approach. What are they? You also call it a structural mechanism. क्या बोलते हैं इसको? Structural mechanism. You also call it adjustment mechanism. कौन सी mechanism बोलते हो? Adjustment mechanism. And इतना ही नहीं, we also call it ADAS and S&I approach. Very important approach. You can expect a 6-mark question on this chapter. Is that clear? So इस approach को क्या बोलते हैं? ADAS and S&I approach. And we can expect a 6-mark question on this particular topic here. Is that clear to all of you? Yes? Now let's just try to understand. If this point is perfectly clear to you, let's move ahead with the next topic. नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो हम ADAS अप्रोच और SIR अप्रोच, इज दैट क्लियर, स्केड्यूल बनाएंगे. क्योंकि स्केड्यूल के बेसिस पे ही हम लोग डायग्राम और डायग्राम के बेसिस पे ही हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे. क्लियर? ये तीनों चीजें अभी इकट्ठे चलेंगी. तो लेट्स ट्राई टू मेक अ स्केड्यूल. आपके पास यहाँ पर क्या आ गया? लेवल ऑफ इनकम. इनकम इज 0, इनकम इज 50, 100, 150, 200 एंड दिस इज 250. क्लियर? नाउ मेरे को क्या चाहिए? सी. कितने वेरिएबल्स चाहिए पहले ये देखते हैं. ध्यान से देखो, मुझे y चाहिए यहाँ पर, मुझे मेरे को c चाहिए, मुझे i चाहिए, मुझे यहाँ पर सेविंग्स चाहिए, मुझे यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड चाहिए और मुझे एग्रीगेट सप्लाई. सो आई वांट दीज 5 वेरिएबल्स हियर, जिसको यूज कर डेटा मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करूंगी. इनकम आपको पता है किस रेट से इंक्रीज करता है? कांस्टेंट रेट से. अब हम कंजम्पशन के ऊपर आ जाते हैं. बच्चे यू नो इट वेरी वेल, 0 लेवल के ऊपर हमारी कंजम्पशन क्या होती है? पॉजिटिव 20. देन अगेन दिस इज पर्टिकुलरली 60, दिस इज 100 हियर, 140, दिस इज पर्टिकुलरली 180 एंड दिस इज 220. क्लियर और नॉट? ये हमारी कौन सा लेवल आ गया बच्चे? कंजम्पशन का. रिमेंबर, कंजम्पशन भी किस रेट से इंक्रीज हो रही है? इट इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा. इन्वेस्टमेंट आपको पता है कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बच्चे यू नो इट वेरी वेल, ऑलवेज क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. सो व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हियर? 20, 20, 20, 20, 20 एंड 20 इन ऑल द केसेस. सारे केसेस में ये कितनी है? 20 है. इज दैट क्लियर? अब हमारे पास क्या आ जाता है? लेवल ऑफ सेविंग्स इन एन इकोनॉमी. आपको पता है, अगर आपको इनकम पता है, कंजम्पशन पता है, तो आप सेविंग्स कैलकुलेट कर सकते हो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेविंग? सेविंग्स इज इक्वल टू y माइनस c. व्हाट इज सेविंग? सेविंग इज इक्वल टू y माइनस c. सो लेट्स सी टू इट. यहाँ पर 0 और यहाँ पे 20, तो व्हाट इज योर सेविंग्स? माइनस 20. 50 और यहाँ पे 60, व्हाट इज योर सेविंग्स? माइनस 10. 100 and 100, what is your savings? 0. 150 and this is 140. हमारी सेविंग्स अब पॉजिटिव हो गई 10. यहाँ पर इट इज 20, यहाँ पर इट इज 30. ध्यान से देखो, इवन सेविंग का कर्व भी किस रेट से इंक्रीज हो रहा है बच्चे? कांस्टेंट रेट से. So do remember, consumption increases at a constant rate. Autonomous investment constant होता है, सेविंग भी इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट से. अब बच्चे हमने कौन से कर्व्स बनाने हैं? एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड देन फाइनली एग्रीगेट सप्लाई कर्व. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. Whenever I make up these curves, बच्चे, you should be clear regarding the concept here कि how do you form the aggregate demand now. एग्रीगेट डिमांड को ढूंढने का फॉर्मूला क्या होता है? C plus I. और एग्रीगेट सप्लाई को ढूंढने का फॉर्मूला C plus S.
तो पहले हम C प्लस आई करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। 20 प्लस 20 इट इज 40, 60 प्लस 20 80, 100 प्लस 20 120, 140 plus 20 160, 180 plus 20 it is 200, 220 plus 20 it is 240. क्लियर और नॉट? ये हमारे पास कौन सा कर्व आ गया, एग्रीगेट डिमांड कर्व। लेट मी ओवरराइट ऑन दिस, तभी ये और डार्क हो जाएगा। This is 80, this is 120, this is 160, this is 200, this is 240. Clear or not? क्या ये आप सबको समझ आ गया ना? Let's try to understand. हम लोगों ने अब aggregate supply curve लेना है। बच्चे whenever I talk about an aggregate supply curve, तो aggregate supply curve देखो आप कैसे determine करोगे। It is particularly C plus S. क्या करना है हमें? C के अंदर S को प्लस करना है। So let's see to it. 20 plus 20 minus 20. It is 0 here. Then it is what? 60 plus minus 10. It is 50 here. 100 plus 0. It is 100 here. 140 plus 10. This is 150 here. 180 plus 20. This is 200 here. 220 plus 30. This is 250 here. ध्यान से एनालाइज करना। आप लोगों को यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन्स निकल कर आने वाली हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। Is that clear? And what are these type of the confusions here? Let's try to understand. सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता है that is what aggregate demand is equal to C plus I, aggregate supply is equal to C plus S. Is that clear? तो जहाँ पर AD is equal to AS, उसी लेवल ऑफ इनकम के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। क्लियर और नॉट? लेट्स सी टू इट, क्या ये मिलता है? आपको पता है यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से, हम इसको 3 लेवल्स में डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे 3 लेवल्स आ गए यहाँ पे, और ये लेवल्स क्या एक्सप्रेस करें यहाँ पर। अगर हम एडी और एएस को देखें तो स्टार्टिंग में जब लो लेवल ऑफ इनकम है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग को देख लो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग क्या है, कम। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इज आल्सो ग्रेटर देन सेविंग। अब अच्छा ये वाला पॉइंट जरा देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है, सेविंग के, और इन अ सेम मैनर हमारा यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। इज दैट क्लियर? साइमल्टेनियस इक्वालिटी आ गया ना। और इनकम कौन सी है, 200 इज योर लेवल ऑफ इनकम। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया कि एट 200 लेवल ऑफ इनकम एडी इज इक्वल टू एएस, साथ ही आई इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, एस इन एन इकोनॉमी। इस पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। हर एक कोई इस सिचुएशन को अटेन करना चाहता है। क्लियर ना? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हमारे पास ये बाद वाली सिचुएशन आ गई 250। जब हमारा यहाँ पर हमारा इनकम 250 है, तो यहाँ पर हमारा जो अगर हम चेकआउट करेंगे इस लेवल ऑफ इनकम के ऊपर एडी तो 240 है, पर aggregate supply is 250. Is that clear? So what is the deduce here? Aggregate demand is less than aggregate supply. In a same manner बच्चे इन दोनों को कंपेयर करो। अब इन्वेस्टमेंट तो फिक्स है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 20, लेकिन सेविंग का लेवल क्या हो गया, ज्यादा। इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। So what are you people going to take up? हमें किस सिचुएशन में रीच करना है, इस सिचुएशन के अंदर। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो इससे यहाँ पर कैसे आना है, और अगर आप इस सिचुएशन में हो तो यहाँ से इस सिचुएशन में कैसे जाना है। दिस इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? हरी अप एंड लेट मी नो। क्या आपको ये क्लियर हो गया कि आपने इस चैप्टर में क्या रीड करना है, क्या स्टडी करना है? हरी अप, माइक्स ऑन। यस और नो? योगेश समझ आ गया? वेरी गुड। Okay, what about the others also? Are you clear regarding this? So this is all about simultaneous equality. हम 3 तरह के relations को check out करेंगे simultaneous equality में, and then we are going to do all the changes here. So what are you going to study here?
आप लोगों ने एक ऐसी पोजीशन को ढूंढना है जहां पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कौन कौन सी कंडीशन? ना तो हमारी एक्सेस प्रोडक्शन हो, ना ही एक्सेस सप्लाई, मतलब ना शॉर्टेज ना ओवर प्रोडक्शन। जितनी एक्चुअल स्टॉक है प्रोड्यूसर्स के पास उतने ही डिजायर्ड स्टॉक भी हो प्रोड्यूसर्स के। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन तो वहीं पे आएगी जहां पर हमारा एडीएस के बराबर है और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। इज दैट क्लियर? तो हम ये 3 सिचुएशंस को चेकआउट कर लेंगे और ये 3 सिचुएशंस के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ये कौन सी सिचुएशन है? इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या बोलती है कि जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, देन हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इक्वल टू सेविंग। देयरफॉर वी डिटरमाइन equilibrium level of output and income or GDP in an economy. Is that clear? क्या डिटरमाइन कर लेते हो आप लोग? Equilibrium level of GDP in an economy या आउटपुट और इनकम। एडी और एएस से आउटपुट आता है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग से इनकम आता है, ये याद रखना। अब एक इससे पहले वाली सिचुएशन देखो, जो ये सिचुएशन है हमारा, जब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, देन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। इज दैट क्लियर? इन्वेस्टमेंट क्या है? सेविंग से कम है। अब यहां से हमारे पास लो लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट है, तो इसको हमने कहां तक जाना है? इक्विलिब्रियम पॉइंट तक। इज दैट क्लियर? इस आउटपुट को कहां तक पहुंचाना है? यहां तक, और इक्विलिब्रियम को अटेन करना है। ये सिचुएशन किसको लीड कर रहा है? याद रखना, जब एडी ज्यादा है एएस कम है, तो इट इज लीडिंग टू व्हाट? शॉर्टेजेस इन एन इकोनॉमी। व्हाट इन एन इकोनॉमी? शॉर्टेजेस इन एन इकोनॉमी। ये शॉर्टेजेस को ही तो खत्म करना है आप लोगों ने। क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर सिचुएशन। हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अगर आपका एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, बच्चे यू शुड रिमेंबर दैट उसी पॉइंट पे देन इन्वेस्टमेंट इज आल्सो लेस देन सेविंग। इन्वेस्टमेंट भी सेविंग से कम है। तो यहाँ पर क्या आ गया? दिस इज हाई लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम। इसको भी हमारे को यहाँ से कम कर कर इक्विलिब्रियम लेवल तक लेकर आना है। इज दैट क्लियर? रिमेंबर यहाँ पे किस चीज की सिचुएशन आ गई? ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन आ गई। क्लियर और नॉट? एवरी पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द आउटले ऑफ अ चैप्टर जो कि हमारे को करना है इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम। क्लियर? नाउ हाउ मेनी सिचुएशंस आर वी गोइंग टू स्टडी? 3 सिचुएशंस। AD इक्वल टू AS, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। यहाँ पर हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट और जीडीपी इन एन इकोनॉमी। क्लियर? आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो? जितने आपके पास एक्चुअल स्टॉक है उतने ही डिजायर्ड स्टॉक है, ना तो ओवर प्रोडक्शन है इकोनॉमी में और ना ही यहाँ पर क्या है? नीदर वी हैव अ सिचुएशन ऑफ ओवर प्रोडक्शन नॉर वी हैव अ सिचुएशन ऑफ शॉर्टेजेस इन एन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? ना तो ओवर प्रोडक्शन है और ना ही क्या है? शॉर्टेज है हमारी इकोनॉमी के अंदर। यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और अगर हमारा एडीएस से कम है, तब हमारी इन्वेस्टमेंट का लेवल भी सेविंग से कम है, तब हमारे पास इनकम और आउटपुट का लेवल मोर देन रिक्वायर्ड है और ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। उस ओवर प्रोडक्शन को कम कर कर हमने इक्विलिब्रियम जीडीपी पे लेकर आना है, जिस पॉइंट पे ना तो शॉर्टेज है और ना ही ओवर प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो एवरीबॉडी? सबको क्लियर हो गया? प्लीज अपना सेकंड पेज खोल लो यहाँ पर और सेकंड पेज पे चेक करो कि क्या ये सेम स्केड्यूल है सबके पास। एवरीबॉडी, डू यू ऑल हैव अ सेम स्केड्यूल हियर? यस और नो? यस एवरीबॉडी? ओके, तो बच्चे यहाँ तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि व्हाट आर वी गोइंग टू टेक अप? वी आर गोइंग टू टेक अप अ साइमल्टेनियस इक्वालिटी. Now I'm going to just rub the schedule. I'm going to rub this particular section here. Is that clear? And I'm going to draw a particular diagram और उस diagram के basis पे हम लोग यहाँ पर सारा कुछ check out करेंगे. Try to understand. मेरे साथ you should be picking up your copy and pencil so that it is clear कि आप लोग ये diagram को बहुत properly बना सकें.
यहाँ पर हमारे पास दो अप्रोचेस आएंगी, तो दो डायग्राम हम इकट्ठे बनाते हैं ऊपर नीचे। इज दैट क्लियर? वाई एक्सिस आ गया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, हियर यू हैव योर लेवल ऑफ वाई, क्यू एंड एन। और रिमेंबर हम आजकल इसको क्या बोलते हैं? यू ऑल्सो कॉल इट जीडीपी इन एन इकोनॉमी। व्हाट आर यू गोइंग टू call it? You call it what? GDP in an economy. Is that clear? Now, इसी के साथ हमारे पास एक और डायग्राम आ जाएगा, और वो डायग्राम हमारे पास क्या है? Y, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स आ जाएगा। तो सेविंग्स अगर मुझे बनाना है तो मुझे अपने कर्व को थोड़ा सा और नीचे तक लेना पड़ेगा, y डैश एक्सिस तक। यहाँ पर क्या आ गया? दिस इज योर लेवल ऑफ अगेन y, q एंड n, जिसको हम GDP बोलते हैं। एक बात का ध्यान रखना, हम कभी भी डिमांड को एडजस्ट नहीं कर सकते, और इसी तरह से हम यहाँ से कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को चेंजेस, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में चेंजेस नहीं। इज दैट क्लियर? आप ऊपर वाली डायग्राम में से सिर्फ किसको चेंज कर सकते हो? यू कैन पर्टिकुलरली चेंज योर लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, नॉट योर एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमारी कभी भी नहीं बदलेगी। इज दैट क्लियर? सो लेट्स ट्राई टू हैव एन एग्रीगेट डिमांड कर्व बचे। ये कौन सा कर्व आ गया? दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। बच्चे, what is the shape of an aggregate supply curve? You should be remembering. एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, और यहाँ पर किस रेट से? 45 डिग्री एंगल। एग्रीगेट सप्लाई रिमेंबर y है, विच इज इक्वल टू c प्लस s इन एन इकोनॉमी। क्लियर? नाउ हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाना है। आई एम गोइंग टू मेक एन एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये मेरा कौन सा कर्व हो गया बच्चे? एग्रीगेट डिमांड। This point is known as a point of equilibrium. Clear? अब जहां से मैंने एग्रीगेट डिमांड को स्टार्ट किया है ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और ये एग्रीगेट डिमांड की जो स्टार्टिंग है, इसको मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। हाउ मेनी पार्ट्स बचे? 2 इक्वल पार्ट्स। क्योंकि आपको पता है एडी किसको मिला के बना है? जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर। अगर हम स्केड्यूल देखें तो हमारी कंजम्पशन 20 है, इन्वेस्टमेंट भी 20 है, जिसके कारण से एडी इज 40। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इज दैट क्लियर? एक पोर्शन इन्वेस्टमेंट का, एक पोर्शन किसका? सेविंग्स का। इज दैट क्लियर? क्योंकि आपको पता है जितने से पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतने से ही नेगेटिव सेविंग्स है। तभी मैंने एक पोर्शन इन्वेस्टमेंट का रख लिया और एक पोर्शन कंजम्पशन का रख लिया। सी टू इट, ये पोर्शन किसका है? कंजम्पशन का, और ये पोर्शन कौन सा है? इन्वेस्टमेंट का। तभी हमारे को ये ओ ए बना। इज दैट क्लियर? ना बच्चे ध्यान से देखना, हमने ये वाले पूरे पोर्शन को यहाँ पे एडजस्ट करना है, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन बीच में आना चाहिए। जितना ये पोर्शन है, सॉरी इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है, वो हमने यहाँ पर ले लिया। इज दैट क्लियर? और जितना पॉजिटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतने से हमने नेगेटिव सेविंग्स को ले लिया। क्लियर और नॉट? सबको समझ आ गया ये वाले दोनों पॉइंट्स लेने का तरीका? क्योंकि आपको पता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो दो कंपोनेंट्स को मिला के बनता है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन और एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन हो गया। आपको पता है जितने से ऑटोनॉमस कंजम्पशन उतने से ही नेगेटिव सेविंग्स। देखो वहां पर शेड्यूल में लेवल ऑफ इनकम 0 था, तो हमारी कंजम्पशन कितनी थी? 20, और हमारी सेविंग्स कितनी हो गई? -20। तो हमारी सेविंग्स यहाँ से -20 के अंदर चली गई। नाउ बच्चे, मीनवाइल व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू टेक अप अ डॉटेड लाइन, और ये डॉटेड लाइन मुझे यहाँ पर लेकर जाएगी। इज दैट क्लियर? बिल्कुल नीचे तक। This is where I am going to determine the equilibrium level of output and this is the equilibrium level of income, right? अब मेरे को इन्वेस्टमेंट का कर्व चाहिए। इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। I got an autonomous investment here. Now let us just try to understand. अब मेरे को कौन सा पॉइंट चाहिए? I want the next point. तो ये सेविंग का कर्व है और मुझे पता है सेविंग का कर्व यहाँ पर कहाँ से कट कर जाना चाहिए? इस पॉइंट से। तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये मेरे पास कौन सा कर्व आ गया? सेविंग का कर्व। विच कर्व डिड आई गेट? सेविंग का कर्व। इज दैट क्लियर? So but just try to understand what is it.
आपको क्या पता चला? यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और बिल्कुल नीचे दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। और इसी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वालिटी बिटवीन एडीएनएस एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। क्या आपको ये डायग्राम ऐसे का ऐसे बनाना आ गया? एवरीबडी हरी अप एंड टेल मी यस और नो। बिल्कुल एक्यूरेसी होनी चाहिए। जितना गैप ये जीरो और एग्रीगेट डिमांड की स्टार्टिंग में है, उतना ही गैप इन दोनों कर्व्स को मिलाकर बनना चाहिए। वाई सो? क्योंकि ये क्या है? इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है? नेगेटिव सेविंग्स, जो कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर होती है। क्लियर? नाउ अब हम लोगों ने अपना टॉपिक शुरू करना है, तो लेट्स स्टार्ट। आप क्या बोलोगे? ई इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एडी किसके बराबर है? एएस के बराबर, और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स इन एन इकोनॉमी। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। क्या कहोगे इस ई पॉइंट पे? ना तो शॉर्टेजेस हैं और ना ही ओवर प्रोडक्शन है। जितनी डिजायर्ड स्टॉक विद द प्रोड्यूसर है, उतना ही एक्चुअल स्टॉक विद द प्रोड्यूसर भी है। So actual stock is equal to the desired stock with the producer. Is that clear? तो यहाँ पर प्रोड्यूसर इज टोटली एट अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि एडी एएस के बराबर है और इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है? इनकम के बराबर। वी डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हियर एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन दिस एस एंड आई एस फ्लो। क्लियर? ना अब हम लोग एक कंडीशन लेंगे और क्या देखेंगे कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है? ज्यादा। और जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, बिल्कुल उसके नीचे हमारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। यहाँ पे एडी इज ग्रेटर देन एएफ। हमारा आउटपुट का लेवल कितना है? OQ1। इनकम का लेवल हमारा कम है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग्स का लेवल क्या है? कम। अब बच्चे हमें क्या करना है? जैसे ही आपने देखा कि मैम एडी ज्यादा हो गया और एएस कम हो गया, ये तो बहुत लो लेवल ऑफ आउटपुट है। तो यहाँ पर हमारे को अपने आउटपुट के लेवल को क्या करना है? बढ़ाना है, क्योंकि लो आउटपुट है तभी तो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई बहुत कम हो रही है। और इसके कारण से इकोनॉमी में किस चीज की सिचुएशन आ जाएगी? शॉर्टेजेस की सिचुएशन। तो आपको इन शॉर्टेजेस को खत्म करना है। तो शॉर्टेज कैसे खत्म होगा? जब हम और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। और प्रोड्यूस करने के लिए हमें अपनी एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा फ्रॉम OQ1 till OQ। That's why you will reach where the point of equilibrium, जहां पे AD किसके बराबर हो गया? AS के बराबर। Is that clear to all of you? क्या ये पॉइंट सबको समझ आ गया? Is this point clear to everyone कि जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई पे, तो आप क्या कहोगे? इकोनॉमी के अंदर शॉर्टेजेस की सिचुएशन है, जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं वो ज्यादा है और जो मार्केट में सप्लाई होके आ रहा है वो बहुत कम है। मोरोवर अभी कम आउटपुट का लेवल प्रोड्यूस है। हमें क्या करना है? वी शुड प्रोड्यूस मोर। इज दैट क्लियर? आपको प्रोडक्शन मोर ऑफ कैपिटल गुड्स करना है, जिससे कि मशीनरी ज्यादा हो और आउटपुट का लेवल ज्यादा प्रोड्यूस हो। तो हम लोग ज्यादा कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि आउटपुट का लेवल इकोनॉमी के अंदर बढ़कर OQ1 से OQ चले जाए और धीरे धीरे एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर आ जाए? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर आ जाए। क्या आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया? एवरीबडी यस और नो? अब यहीं पे आंसर नहीं छोड़ना। आप क्या कहोगे? इसी के साथ इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है और सेविंग्स का लेवल कम है। हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोग कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। प्रोड्यूसर कंज्यूमर गुड्स को बनाने में खर्चा ज्यादा कर रही हैं, तभी तो कंज्यूमर्स उसको डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। हमें डाइवर्जन चाहिए। किससे? फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। इज दैट क्लियर? यहाँ पर सेविंग भी नहीं कर रहे क्योंकि लोग डिमांड ही इतना ज्यादा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को डाइवर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। और ये पॉइंट हम तब तक करेंगे जब तक कि वी डू नॉट रीच वेयर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? कहाँ तक नहीं पहुंच जाते? जब तक कि यू डू नॉट रीच वेयर द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया? नाउ लेट्स डू इट फ्रॉम द नोट्स हियर। अगर आप अपने नोट्स को चेकआउट करोगे बच्चे, प्लीज ओपन योर नोट्स। वैसे भी टाइम इज वेरी शॉर्ट,
ओपन योर नोट्स टू पेज नंबर 2. इज दैट क्लियर? अगर आप पेज नंबर 2 में नहीं 3 में ओपन करना पड़ेगा. 3 के अंदर अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे देखो ए पॉइंट दे रखा है. Aggregate demand is greater than aggregate supply. When aggregate demand is greater than aggregate supply, then the flow of goods and services in economy is less than the demand, leading to what? Shortages. Please underline shortages here. हमारी इकोनॉमी के अंदर किस चीज की सिचुएशन हो रही है बच्चे? शॉर्टेजेस की. क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और पीछे से जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बहुत कम है. द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर सोल्ड आउट. जितना भी एग्जिस्टिंग स्टॉक था ना प्रोड्यूसर्स का वो सब बिक चुका है इकोनॉमी के अंदर. So to rebuild the desired stock or to increase the aggregate supply, वो बोलता है अगर हमारे को अपने aggregate supply को बढ़ाना है, is that clear? तो आपको अपने स्टॉक को रीबिल्ड करना पड़ेगा, हमारे को और प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. किस लेवल तक? उस लेवल तक जब तक एडी किसके बराबर नहीं हो जाता है? एएस के बराबर. दिस इज हाउ aggregate supply converges with aggregate demand to reach the equilibrium level of output. तो बच्चे इसको रिस्टोरिंग इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं. तो आप लोगों को मैंने क्या कहा? अगर हमारा एडीएस के बराबर से ग्रेटर है तो हमारे को इक्विलिब्रियम को कैसे रिस्टोर करना है? अपनी सप्लाई को बढ़ाकर. एग्रीगेट सप्लाई को हम इंक्रीज कर देंगे, आउटपुट की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे OQ1 से OQ तक till you reach where the point of equilibrium. We'll move up on which curve? The aggregate supply curve. आउटपुट के लेवल को बढ़ाना है ताकि हम कहाँ पे रीच कर जाए? इक्विलिब्रियम तक रीच कर जाए. इज दैट क्लियर टू यू? राइट. अब बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट देखो इसका, यहाँ पे नोट्स में दे रखा है ना. एक और चीज मैंने आपको बताया था, एडी अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा कभी भी. एग्रीगेट डिमांड इज नॉट गोइंग टू एडजस्ट. कौन एडजस्ट करेगा? एग्रीगेट सप्लाई इज गोइंग टू एडजस्ट इटसेल्फ. इज दैट क्लियर? हमेशा एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करता है to reach the point of equilibrium and not the aggregate demand. Is that clear? Now, just try to understand. अगर investment is greater than saving, नीचे वाली डायग्राम में देखो, investment saving से ज्यादा है. At the same point where AD is greater than ES, so investment is also greater than saving. Here, the withdrawal of expenditure. What is withdrawal of expenditure? Withdrawal of expenditure का मतलब होता है saving. सेविंग इज लेस. यहाँ पे ग्रेटर लिखा हुआ है, ग्रेटर को काट के प्लीज लेस कर दो. विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर इज लेस देन द इंजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. इंजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज योर इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर कम है इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. Therefore, the planned expenditure is greater than the planned level of output. बोल रहे हैं लोग यहाँ पर सेविंग नहीं कर रहे हैं. विड्रॉल ऑफ सेविंग्स क्या